हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं वेक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जेईई मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। लेक्चर नंबर 2 में तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और लेक्चर नंबर 3 में किया था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर एडिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप तुम लोगों ने वो कर लिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 5। सर लेक्चर नंबर 3 का 2 और 2 का बता दिया, ये लेक्चर नंबर 5। 4 में क्या हुआ? 4 कहाँ गए? खा गए? भूख लग रही थी? अरे नहीं बेटा, लेक्चर नंबर 4 में हमने वेक्टर एडिशन पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी। एक्चुअल में था क्या, 2 और 3 में जब हम पढ़ा रहे थे वेक्टर एडिशन, जो 2 में ज्योमेट्रिकल और 3 में एनालिटिकल, तो वो लेक्चर लंबा काफ़ी हो रहा था। तो जिसकी वजह से फिर हमने क्या किया, उन लेक्चर में प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कट शॉर्ट किया और प्रॉब्लम्स के लिए हमने एक अलग से ही पूरा लेक्चर बना दिया। लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन वेक्टर एडिशन, यूट्यूब पर टाइप करो, आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने दे दिया है उस लेक्चर का आज के इस लेक्चर में। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे कि आप जब करेंगे ये तो वेक्टर, जब इन प्रॉब्लम्स को करेंगे तो वेक्टर एडिशन का आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर है हमारा टुडेज गोल। आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को रिजॉल्व करना हम सीखेंगे। आज डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फिर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एंड में हम करेंगे फिर लामीज थ्योरम। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर का रोड मैप है। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, माइंड में क्लियर रखें, टारगेट सेट रखें कि आज हमें ये पढ़ना है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग लगाएं, कॉपी पेन निकाल लें, हेडिंग लगाएं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये लेक्चर नोट्स अपलोड कर रखे हैं। और एक बात और बता दूं मैं, इस लेक्चर की तुम्हें डीपीपी भी मिलेगी। ठीक है, वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर हमने पढ़ा, वेक्टर को अगर हम कहा जाए ओवरऑल वेक्टर को कहा जाए तो वेक्टर को फिजिक्स की बैकबोन कहा जाता है। गलत नहीं होगी ये बात अगर हम कहें वेक्टर को कि ये फिजिक्स की बैकबोन है। आगे जब तुम पढ़ोगे एनएलएम, रोटेशनल या इलेक्ट्रोस्टेट, तो वहाँ तुम देखना वेक्टर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसलिए वेक्टर को फिजिक्स की बैकबोन कहा जाता है। अब जो ये टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का रिजोल्यूशन, ये फिर इस चैप्टर की बैकबोन है। यह कहा जाए ये जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये तुम लोगों के लिए बून है। बून जानते हो क्या होता है? बून मतलब वरदान। ये बहुत वरदान है तुम्हारे लिए। जो वेक्टर एडिशन अभी तक तुम्हारे लिए सिरदर्द बना हुआ था कि इसे कैसे ऐड करें, अब तुम देखना जब वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख जाओगे, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख जाओगे, वेक्टर को उसके कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना सीख जाओगे, तब तुम देखना वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर का डिफरेंस लेना कितना आसान हो जाए, तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो कोई भी मोशन इन 2 डायमेंशन हो, कोई भी चीज़ जब हम 2D में, जब वो 2D या 3D में मोशन अपना परफॉर्म करती है, कोई वेक्टर जब 2D या 3D में होता है, तो हमें तो अभी तक हमने देखा था वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर बनाया था हमने, ये सिर्फ हमें ये वेक्टर दिख रहा था। इसके अंदर असल में 2 तरह की चीज़ें होंगी। अगर ये 2D में है, 3D में तो 3 तरह की चीज़ें होंगी। जैसे 2D की बात करते हैं, पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को 2D में पढ़ेंगे और फिर इसी सारे कॉन्सेप्ट को 3D में एक्सटेंड कर देंगे हम। ठीक है, समझते हैं।
जैसे मोशन ऑफ अ बॉल, जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, क्रिकेट खेलते हो वहाँ तुम देखा होगा, जब तुम बॉल फेंकते हो बैट्समैन तुम्हारी गेंद पर आगे बढ़ के छक्का मार देता है, सर मैं तो क्लीन बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं होता होगा क्लीन बोल्ड, और तुम्हारी बस की बात, तुम्हारी गेंद पे 6 गेंद पे 6 छक्के पड़ते होंगे। हाँ, तो बात कर रहा था कि जब तुम बॉल फेंकते हो और बॉल बैट्समैन जब आगे बढ़ के 6 मारता है, तब तुम तो बॉल फ्लाइट जो करती है, तो वो किस तरह का मोशन होता है, वो होता है 2D मोशन। तो अब अगर उसके जो वेलोसिटी बैट्समैन के हिट करने की वजह से बॉल के अंदर वेलोसिटी आई, अब वो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वो वेक्टर जो है तुम्हें तो उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट दिख रहा है, सिंगल मोशन दिख रहा है उसका। एक्चुअल में 2D 2 तरह का उसमें मोशन होता है, उसमें जो वेलोसिटी का होता है 2 कंपोनेंट होते हैं वो वेलोसिटी के। ध्यान देना कभी, और तुमने ध्यान दिया भी होगा, जानते भी होगे, लेकिन कभी इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया होगा, इधर इस कॉन्सेप्ट पे नहीं सोचा होगा कि बॉल तो ये ऐसे करके जा रही है। ये अगर हम बना लें यहाँ पर एक XY प्लेन बना लें, अगर हम 2D प्लेन बना लें, और ये बॉल जा रही है, ये बैट्समैन ने ये 6 मारा है तुम्हारी गेंद पे आगे बढ़कर, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऐसे करके गेंद जा रही है। बट एक्चुअल में ये बॉल ऐसे करके जाती तो ऐसी होती है, लेकिन इसमें 2 तरह के मोशन और भी होते हैं। क्या होता है, बॉल आगे भी बढ़ती होती है, बॉल आगे भी बढ़ती होती है और बॉल ऊपर भी जाती होती है। तभी तो जब कोई फील्डर होता है तो वो गेंद पकड़ने के लिए कैसे भागता है, वो कैच पकड़ने के लिए या तो ऐसे खड़ा, यहाँ खड़ा होगा, बॉल उसके पीछे आती होगी तो थोड़ा सा पीछे को जाएगा, या उसके आगे को गिरती होगी बॉल थोड़ा सा आगे को भी बढ़ेगा। तो बॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल आगे भी जा रही है, ये बॉल आगे भी जा रही है और ये बॉल ऊपर भी जा रही है। तभी तो जब बॉल को कैच पकड़ने के लिए फील्डर भागता है तो वो देखता है, तो वो थोड़ा पीछे की तरफ भी भागता है और गेंद पे नज़र रखता है, ऊपर की तरफ भी नज़र रखता है कि वो देखते हैं कि गेंद है किधर, किस तरफ है। या हम जो स्टेडियम में बैठे होते हैं हम देखते हैं, तो जैसे ये हैं, जब हमारे सामने वो ये ऐसे में बैठे, हम लेग साइड में मान लेते हैं, इधर बैट्समैन है, ये बैट्समैन है, इधर से बॉल आई, उसने फेंकी बॉल और उसने जब ऐसे करके 6 हिट किया, तो क्या होता है, हमारी नज़रें ऐसे चल के आगे को भी चलती हैं और ऊपर की तरफ भी चलती हैं, ऊपर की तरफ भी जाता है हमारे जो आई व्यू होता है और नीचे के आगे भी जाता है। यानी देखो बॉल का जो मोशन होता है, जो तुम ऐसे करके उछालोगे, जिस गेंद को ऐसे करके तुमने उछाला तो गेंद देखो तुम्हारा आगे भी गई और गेंद तुम्हारे ऊपर भी गई। ये 2 तरह का मोशन हुआ और जिसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ये दिखता है इस तरीके से कि ऐसे मोशन का बॉल ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे आगे जा रही है और बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, तो इन दोनों मोशन का ये जो मोशन हो रहे हैं दोनों इस तरीके से, ये इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या दिख रहा है तुम्हारा ये कंबाइंड इफेक्ट तुम्हारा ये ऐसे दिख रहा है। जहाँ बैठ के तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम ट्राई करो खुद, एक पेन रखो अपने हाथ पे और ये हाथ ऐसे कर फैलाओ, इसको मान लो तुम कि ये तुम्हारा फॉरवर्ड मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और ये वर्टिकल मोशन हो रहा है। अब जब तुम इसे आगे भी लेके जाओगे और ऊपर भी लेके जाओगे तो तुम्हारा हाथ खुद ब खुद ऐसे ही जाएगा जैसे कि एक बॉल जाती होती, जैसे ये जा रहा है। यानी कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट ये दिखता है। तो कोई भी वेक्टर है 2D में, कोई वेक्टर है 2D में, अभी 2D पढ़ रहे हैं हम, 2D में फिर इसको 3D में एक्सटेंड करेंगे, तो उसके वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक होता है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे यानी 2 पार्ट्स होंगे, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। तो किसी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे कोई वेक्टर दे रखा हो, कोई वेक्टर दे रखा हो, उस वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करने को, तोड़ने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये है भी, जैसे भी हमने हाथ बना के दिखाया अभी, ये क्या था, ये तुम्हारा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। समझ में आया। अब फिर से समझाता हूँ तुम्हें मैं, अब डेफिनेशन के तौर पर समझाता हूँ, अभी तक एक इलस्ट्रेशन दिया था, अब समझाता हूँ मैं कि किसी भी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
कंपोनेंट्स में तोड़ देने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और किसी भी वेक्टर में अगर 2D की बात करें तो उस वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक होता अलोंग द वर्टिकल, जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया था। ठीक है, जैसे बॉल का एग्जांपल दिया, बॉल जब ऐसे करो तुम उछालते हो तो बॉल ऊपर भी जाती है और बॉल आगे भी गिरती है। इस बॉल के वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ एक ही तरह का कंपोनेंट होता है, वो होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो बॉल तुम्हारी ऐसे करी जाती, ठीक है। या बॉल उछालने पर क्या होता, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता, तो बॉल तुम्हारी क्या होती, सिर्फ ऐसे ऊपर जाती, तो कभी 6 ही हिट नहीं हो पाता। बैट्समैन शॉट मारता और बॉल तो ऊपर जाती, आगे थोड़ी बढ़ती। अगर वेलोसिटी में सिर्फ इसके जो वेलोसिटी वेक्टर जो है इसमें सिर्फ एक ही तरह का कंपोनेंट होता। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें एक खुद इसे रियलाइज़ कर सकते हो, खुद फील कर सकते हो कि किसी वेक्टर में उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक अलोंग द वर्टिकल। अगर हम 2D में बात करें, ये इसके लिए तुम कर सकते हो, अपना हाथ ऐसे कर फैलाओ, उस पर ये पेन रखो, ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये तुम्हारा अलोंग द ये मोशन होगा, इसके ये जो होगा अलोंग द वर्टिकल होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये तुम्हारा हाथ जो जाएगा ये आगे की तरफ जाएगा। अब दोनों तरह के मोशन परफॉर्म करो, ऊपर की तरफ भी जाओ और आगे की तरफ भी बढ़ाओ इस अपने इस चीज़ को, तब तुम देखना इसका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो ना तो ऐसे करके आएगा ना ऐसे करके आएगा, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसे करके बनेगा। देखो रखो, अब मेरे साथ ट्राई करो, शुरू करो, 1 2 3 लेट स्टार्ट। जा रहा है, मैंने कहा था, यानी कि कोई भी वेक्टर होता है कि उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग द वर्टिकल। और किसी दिए हुए वेक्टर में से इसके इसी कंपोनेंट को काट छाट कर अलग कर लेना कि ये तुम्हारा ये वेक्टर जा रहा है इस तरीके से, तो ये वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, ये वेक्टर ये जा रहा है, तो इसमें काट छाट करके इसका एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल निकाल लेना, एक काट छाट कर अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेना। इस पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? तो कमेंट में जरा टाइप करके बताओ, हाँ ये चीज़ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आई। और वेक्टर के दो कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के 2D या 3D में उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब इसका क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर into its म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ इतना नोट कर लो इसे, अगर तुम नोट करना चाहते हो तब। अब इसको किसी दिए हुए वेक्टर को रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं, यानी वेक्टर की काट छाट किस तरीके से करेंगे, काट छाट करके वेक्टर को तराश कर, वेक्टर को काट कर, वेक्टर को स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जरा ये देखते हैं हम। जैसे सपोज दैट ये कोई तुम्हारे पास एक वेक्टर है, सॉरी वेक्टर नहीं है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, मान सकते हो जैसे तुम्हारा ये फर्श को मान सकते हो तुम, या मान सकते हो तुम ये दीवार, जिसको भी चाहो उसको मान लो भी। तो अब यहाँ पर है ये एक वेक्टर, मान लेते हैं ये वेक्टर है आर। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये अब इस वेक्टर को इसके, मैंने बताया तुम्हें अभी कि ये वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक अलोंग द वर्टिकल। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल हम कैसे निकालेंगे और अलोंग द वर्टिकल इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये तो ऐसा है तुम्हारा। अब इसे काट छाट कर इस तरीके से
अलंग द हॉरिजॉन्टल और अलंग द वर्टिकल हम कैसे निकालेंगे। ये दिख रहा है हेड, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर इसकी टेल से, ठीक है, समझ में आया। अब इन दो परपेंडिकुलर के बीच की ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगी। जो कि हम दिखाएंगे आर बेस एक्स से हम दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलंग द एक्स एक्सिस। समझ में आया कि इस वेक्टर को, ये वेक्टर था तुम्हारा, इस वेक्टर को काट के हमने ये वाला पार्ट निकाल के अलग कर लिया है। और ध्यान देना ये कैसा होगा, ये जो चीज़ है, ये जो आर एक्स है, ये एक मैग्नीट्यूड होगा। ये जो आर एक्स आया है, आर एक्स एक मैग्नीट्यूड है, अभी वेक्टर नहीं है ये ध्यान रखना इतनी चीज़। अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से बाई एक्सिस पर, यानी इसके हेड से एक परपेंडिकुलर यहाँ एक्स एक्सिस पे, इसकी टेल से एक परपेंडिकुलर यहाँ एक्स एक्सिस पे, इसकी हेड से एक परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे, इसकी हेड से एक परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे। अब ये इन दो परपेंडिकुलर के बीच में ये जो डिस्टेंस है बाई एक्सिस पे, इन दो परपेंडिकुलर के बीच की ये जो डिस्टेंस है बाई एक्सिस पे, ये इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पर इन दो परपेंडिकुलर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और बाई एक्सिस पर इन दो परपेंडिकुलर के बीच की जो डिस्टेंस है ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया है, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर था, इस वेक्टर को हमने क्या किया, ये वेक्टर था इस तरीके से, इस वेक्टर को बीच हमने इस वेक्टर को स्प्लिट करके, फाड़ कर, काट कर हमने क्या कर लिया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर पार्ट्स में तोड़ दिया। एक आ गया तुम्हारा यहाँ पर, एक चला गया यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है, यानी इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, ये अगेन यही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ में आया तुम्हें? समझो इसे, इस तरीके से समझो। जैसे ये वेक्टर था तुम्हारा, इस वेक्टर को हमने स्प्लिट करके, इस तरीके से स्प्लिट करने के बाद ये वाला कंपोनेंट चला गया एक्स एक्सिस पे, तो ये कहलाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और ये गिर कर यहाँ आ गया, यहाँ से जैसे मान लो ये हवा में था, हवा में से ये टूट रहा और टूट कर एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। बस इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। और ये जो अलग अलग पार्ट्स बने इसके, इस वेक्टर के, ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर के ये जो अलग अलग पार्ट्स बने, ये क्या कहलाएंगे इसके, ये कहलाएंगे इसके कंपोनेंट्स। अब जिस भी एक्सिस पे होंगे, अगर ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाला आया अलंग द एक्स एक्सिस, तो ये कहलाएगा ये, अगर ये अलंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये अलंग द वर्टिकल डायरेक्शन है तो ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आई अभी तीन चीज़, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्लियर हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर हुआ, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, समझ में आया इतनी चीज़। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम उठा लें, सॉरी कंपोनेंट है ये, वेक्टर नहीं है अभी, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को अगर हम उठा लें, उठाया हमने इस कंपोनेंट को यहाँ रख दिया अलग, और इसका हमें मालूम है कि वेक्टर को हम पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हैं, तो ये ऐसे कर डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होने के बाद हमें मालूम है अब पीछे की तरफ डिस्प्लेस करा सकते हैं, तो हमने यहाँ इसे यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी चीज़। अब ये देखो कैसे जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखो, हेड टू टेल, हेड टेल से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन अगर हम करें, इन दोनों का रिजल्टेंट लें, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। एक पेन की कमी पड़ गई,
चलो तुम देखता हूँ, शायद एक पेन हो अगर मेरे पास, वरना फिर इसी मार्कर से काम चलाना पड़ेगा। तो ये चलो समझ लेना, तुम इसे थोड़ा सा इमेजिंग कर लेना, विजुअलाइज कर लेना। अब ये क्या हो गया इनका, जो ये रिजल्टेंट बना है इनका, ये जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट है क्या, ये आर वेक्टर ही तो है। ये देखो ये रिजल्टेंट अगेन क्या है, आर वेक्टर ही तो है। ये समझ में आया? इसको ज़रा डायग्रामेटिक समझते हैं अब। तो हमने क्या किया, ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया, ठीक। आर एक्स आर वाई और ये एंगल है थीटा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ओ ए या बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है ओ ए, और ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, आर एक्स है, आर एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, आर। तो आर एक्स कितना हो जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और सिमिलरली साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, आर वाई अपॉन हाइपोटेनस आर। तो आर वाई इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा ये आर साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ से देखो ज़रा, आर एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, और आर वाई कितना है, आर साइन थीटा। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है क्या, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी। ध्यान देना ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है अभी। अगर कहीं तुम सोचो ये वेक्टर है, वेक्टर बनेगा कैसे बनेगा वो अभी हम बताएंगे। ये भी सिर्फ स्केलर है, ये अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये जो हमने कंपोनेंट ब्रेक किए थे, ये जो हमने इस वेक्टर के कंपोनेंट निकाल लेते, इसमें से खींच कर अलग कंपोनेंट निकाल लेते, ऐसे खींचा था हमने, ये वेक्टर था, वेक्टर को हमने ऐसे कर पकड़ के खींच लिया इस तरीके से एक पार्ट्स। तो क्या हुआ, इसके कुछ हिस्सा टूट गया। जैसे कि तुम कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ में खींचो ऐसे करके, तो उसमें क्या आता, सारा नहीं टूट के सब कुछ नहीं आता, बल्कि ऐसे कर आता। जैसे तुम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, इसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ तुम्हें मैं, हाँ क्लास में लेके गए तुम पिज्ज़ा में तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं, कुछ हिस्सा तुम्हारे हिस्से तुमने ऐसे पकड़ा खींचा, कुछ हिस्सा उसने खींचा, तो कुछ तुम्हारी तरफ आता है, कुछ उसकी तरफ जाता है। जैसे हाँ तुम्हारी शर्ट पहन के, वो अच्छी नई शर्ट पहन के निकली हो तुम, अब बाज़ार में क्या हो रहा है, तुम दोस्तों की चल रही है आपस में मजाक खींचतान, खतरनाक वाली मजाक। तो उसने जब पकड़े खींची तुम्हारी शर्ट को, तो कुछ शर्ट तो उसके हाथ में चलेगी, कुछ शर्ट वहीं तुम्हारे बॉडी पे रहेगी। तो वही ये तुमने ऐसे पकड़े इस वेक्टर में से पकड़ के ऐसे खींचा ऐसे करके, तो एक इसका जो अलग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उसकी वैल्यू की कितना आया है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना क्या है, वो हम ऐसे निकालेंगे। आर का जो वेक्टर आर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड और इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। और जब तुमने इसे इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके खींचा है, ये ऐसे करके खींचा है ना तुमने वेक्टर को, ये वेक्टर था तुमने ऐसे पकड़ के खींच लिया, तो जो ऐसे पकड़ के खींचा जो तुम्हारे यहाँ पर अलग द वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्शन कंपोनेंट आया, वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू क्या है, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इंटू साइन ऑफ थीटा। आर क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई तुम, इतनी चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आई, पक्के से कर लो नोट। कंपोनेंट की वैल्यू इस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा क्लियर इतनी चीज़। ये तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हो गई, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। और ये कैसे कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है,
ठीक है। कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जो कंपोनेंट अलग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस आए वो कहलाएंगे तुम्हारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे प्लेन वगैरह में आ जाते हैं तुम्हारे इंक्लाइंड प्लेन पे, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही होंगे तुम्हारे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर इतनी चीज़। चलिए, तो ये तुम्हारे वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हो गई, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये एंगल इधर होता, सपोज दैट ये एंगल इस तरफ होता, ये ऐसे हम इसे बढ़ा लें और एंगल ये इस तरफ होता, इसके साथ होता, तो फिर तुम्हारा ये हो जाता आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा। तो इसका ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस पर आर कॉस थीटा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पर हमेशा कॉस थीटा ही आएगा, एक्स एक्सिस पर साइन थीटा भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाऊंगा मैं तुम्हें। थीटा ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये कोई फोर्स का वेक्टर है, ये वेलोसिटी का, ये एक्सीलरेशन, किसी भी चीज़ का वेक्टर मान लो, ए वेक्टर मान लेते हैं हम, चलो। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ये यहाँ पर जो आएगा वो ए कॉस थीटा होगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे ए साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस पे क्या था, कॉस थीटा था, अब एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, साइन थीटा। तो यहाँ चीज़ ध्यान रखना, जिस कंपोनेंट पर एंगल बनता हो वो कंपोनेंट रहेगा कॉस के साथ और उसका परपेंडिकुलर में रहेगा साइन के साथ। देखो इस कंपोनेंट पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ समझते हैं, यहाँ से समझ, और तुम्हें क्लियर ना हो तो यहाँ से देखो, ये जो एंगल है ये इस वाले कंपोनेंट पर आ रहा है, ये जो एंगल है इस कंपोनेंट के साथ बन रहा है, ये जो एंगल है ये इस कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है ये इस एंगल के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो एंगल, जो कंपोनेंट अलॉन्ग द एंगल होगा, जो कंपोनेंट एंगल के साथ साथ चलेगा, या जिस कंपोनेंट पे एंगल बनता होगा वो रहेगा कॉस के साथ, और जिसके उसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा तुम्हारा साइन के साथ। अब यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, इस केस में ये वाला कंपोनेंट एंगल इस वाले कंपोनेंट में बन रहा था तो ये कॉस के साथ हो गया। इस वाले केस में एंगल इस वाले कंपोनेंट में बन रहा है तो ये कॉस के साथ हो गया। इस वाले केस में इसके एंगल के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या है, ये है। इस वाले केस में एंगल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या है, ये है। तो यहाँ पर यह हो गया ए साइन थीटा, यहाँ पर ये हो गया ए साइन थीटा। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपोनेंट अलॉन्ग थीटा, थीटा के साथ जो रहेगा वो तुम्हारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, और कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू थीटा, थीटा मतलब एंगल, वो रहेगा ए साइन थीटा। अब ए कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, यहाँ वी भी हो सकता है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लियर रहती चीज़, इसे ज़रा नोट करो। फिर अभी देखो हम इसकी डायरेक्शन भी निकालना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सिखाऊँ राइटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा ये चीज़ लिखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिर लिखना। तुम पहले भी सिर्फ ये सीख लो वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करके लिखते हैं, ठीक है। ये बनाया था मैंने, ये था थीटा, ये हो गया था ए एक्स, और ये हो गया था क्या चीज़, ए वाई, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को उसकी कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करके लिखेंगे, जैसे लिखो राइटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। जैसे सपोज दे रखा होता तो मैं ए एक्स इक्वल टू 5 है, मैंने क्या कहा था कि ए एक्स वैक्टर नहीं है, ये वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बनेगा, बताएंगे कैसे बनेगा।
और ए वाई है तुम्हारा, ऐसे ऐसे लिखो, ए एक्स है तुम्हारा 4 और ए वाई है 3, तो ये 4 और ये 3 आ रहा है। तो अब तुम इसे कैसे करके लिखोगे, वेक्टर कैसे लिखोगे तुम, ये वेक्टर ए, यहाँ आर है, चलो यहाँ आर लिख लो, जिससे क्या तुम्हें क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आर और आर, वैसे कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा, कुछ भी लेटर हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसे भी आर एक्स मान लेते हैं और इसे भी आर वाई मान लेते हैं। तो अब देखो वेक्टर को, आर वेक्टर है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आर वेक्टर, अब देखो ये जो वेक्टर होता है, मैंने क्या बताया था, ये वेक्टर जो है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे आर एक्स, लेकिन ये वेक्टर है और यहाँ पर आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो ये तो बात बनेगी नहीं तुम्हारी कुछ। लेकिन तो अब करें क्या, पढ़ाया था यहाँ काम आएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताए थे, यूनिट वेक्टर बताया था, फिर मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताए थे। यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को ही हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। और एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली यूनिट वेक्टर को बोलेंगे हम यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे एक्स की डायरेक्शन में तुम्हारा, एक्स की डायरेक्शन में जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो आई से दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है सो जे, और जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम दिखाते हैं के से। अब यही चीज़ें हमारे काम आएंगी। फिलहाल 2D की में हमने शुरू में बोला था हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D में पढ़ेंगे, एंड में हम इसका एक्सटेंड करते हुए 3D में ले जाएंगे। तो सिर्फ ये समझते हैं एक्स की डायरेक्शन में आई, वाई की डायरेक्शन में जे। तो इसे वेक्टर बनाओ, इसे वेक्टर कैसे बनाओगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है आई कैप, प्लस यहाँ वेक्टर बनाओ आर वाई जे कैप। ये वेक्टर को हम उसके अब तुम्हारा ये वेक्टर बन गया। वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसे तुम्हारा ये वेक्टर होता तो ये आर वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता, 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, जरा इसे समझ लेते हैं एक बार। इसे अगर हम समझ लिया तो बहुत, फिर ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी आए कहाँ से। ये हमने से लिखा तो लिखा कैसे, ये तो हमने सिंपली बोल दिया तुम्हें कि ये जो वेक्टर होता है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। कुछ प्रूफ वगैरह भी है, हाँ वो देखते हैं यहाँ से। इस ट्रायंगल में देखो तुम, अगर यहाँ तुम ट्रायंगल मेथड यूज़ करो तो आर वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये आर एक्स प्लस आर वाई, इन दोनों का सम ही तो ये तुम्हारा है, इन दोनों का सम ही तो ये है। ये जो वेक्टर आर है ये आर एक्स और आर वाई के सम को ही तो शो कर रहा है। ये वेक्टर आर जो है आर एक्स और आर वाई के रिजल्टेंट को तो ही शो कर रहा है। ये वेक्टर आर जो है आर एक्स और आर वाई इन दोनों के सम को ही तो शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो आई वो यहाँ से आई है तुम्हारे। क्लियर इतनी चीज़ कि यहाँ पे आर वेक्टर किसी वेक्टर को से कंपोनेंट फॉर्म में जब हमने लिखा तो ऐसे हमने कैसे लिख लिया, कोई और तरीका नहीं था लिखने का, ऐसे ही क्यों लिखा हमने। और ये कहाँ से आया, तो वो चीज़ आई यहाँ से कि ये जो है इस ट्रायंगल में अगर तुम देखो ओ ए बी में, तो ये आर वेक्टर जो है ये आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट ही तो है। तो वही तो है आर एक्स, आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। वहाँ से हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़, क्लियर। तो ये तो हो गया वेक्टर को लिखने का तरीका। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिखो तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इधर इस केस में दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे। जरा यहाँ पर ये चीज़ देखो,
आर एक्स और आर वाई कैसे हैं, आर एक्स वैक्टर और आर वाई वैक्टर किस तरीके से अरेंज है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जब भी कोई दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एनालिटिकल मेथड में हमने बताया था तुम्हें कि आर हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा आर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर तुम्हारे कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तब उसके हम वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे इस तरीके से दे रखा हो, जैसे इस तरीके से दे रखा हो तो उसके हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगेन यूज़ करो एनालिटिकल मेथड या फिर ये ट्रायंगल मेथड। तो यहाँ पे तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा, तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आर वाई और बेस क्या है तुम्हारा आर एक्स। इस तरीके से तुम्हारा डायरेक्शन निकलेगी। ठीक है, कम कॉन्सेप्ट पकड़ना, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा 3D में भी चलेगा और यही कॉन्सेप्ट जब हम वेक्टर ऐड करेंगे बाय मीन्स ऑफ कंपोनेंट तब भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा तुम्हारा। क्लियर है, चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से, तो बढ़िया है। मैग्नीट्यूड हो गया इसका वेक्टर का। राइटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर होता है तब उसे कैसे लिखते हैं, ये हो गया। डायरेक्शन हो गई। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखे हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम कुछ स्पेशल फॉर केसेस में वेक्टर के कंपोनेंट लिखना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, तो ये कर रहे हैं हम। जैसे सपोज दैट वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो अब देखो यह है एंगल थीटा। अब इसका यहाँ पर कंपोनेंट बनाओ इस तरीके से। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये, और एक यहाँ पर बनाओगे कंपोनेंट, तो एक हो जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वेक्टर को जब तुमने अभी सीखा था राइटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। क्या सीखा था कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर एक्स तो है पॉजिटिव और आर वाई है नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव सही है, इसका मतलब ध्यान दे रहे हो तुम। तो आर वाई पॉजिटिव है, तो वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये वेक्टर हो गया। ठीक है, और यूनिट वेक्टर हम लिखें तो यूनिट वेक्टर देखो कैसे बनता है। कोई वेक्टर दे रखा हो ए वेक्टर, अब हमें इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ तुम्हें आज, या हो सकता है चौथी बार बताता हूँ, मुझे खुद को याद नहीं, इतनी बार बता चुका हूँ तुम्हें। तो क्या करोगे, इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस सिंपल सी बात है। तुम्हारा इसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल चुका है। तो अब वही करोगे, यहाँ पर आर कैप निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको, ये वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ये वेक्टर है क्या, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर। यहाँ से आर 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 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो आर से आर कैंसिल। तो यूनिट वेक्टर कितना बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर।
कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें तुम नोट कर लो। सिर्फ ये चीज़ नोट करना, ये चीज़ और ये चीज़ और ये, ठीक है। आर एक्स जब पॉजिटिव हो, केस फर्स्ट तुम्हारा आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई नहीं, आर वाई भी पॉजिटिव, आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो वेक्टर हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं अगला केस। इस वेक्टर को उठा के इधर ले आओ, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ज़रा बच्चों बताओ क्या होगा फिर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ज़रा जल्दी से। मुझसे पहले कौन करता है, कौन करेगा मुझसे पहले, बताओ। वेक्टर हो तुम्हारा ये इस तरफ को, थीटा एंगल, कंपोनेंट बनाओ इसका ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत आसान तरीका है इसके कंपोनेंट निकालने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ये लिख लिया ये वाला पहला केस। तो मैं ज़रा सेकंड केस लिखता हूँ कि आर एक्स निगेटिव है और बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है जैसे ऊपर थी। तो अब मैं तुम्हें सारी चीज़ें जैसे मैंने पूरी प्रोसेस दिखाई थी अभी, इस केस में वो नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट वेक्टर लिख के दिखाऊंगा। आर वेक्टर अब हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस का आर कॉस थीटा आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस केस में माइनस का कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, नोट करो इसे, इतना समझ में आया इतना चीज़। इस साइड में क्या आएगा, निगेटिव रहेगा एक्स, इस साइड में अब देखो ये ओरिजिन है तो एक्स के हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, एक्स एक्स पे ओरिजिन के नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो जो यूनिट वेक्टर आई है अब क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का आई कैप हो जाएगा। आई कैप था पिछले केस में, यहाँ हो जाएगा माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप की जब मल्टीप्लाई करी तो यहाँ माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का आर कॉस थीटा आई कैप। इस तरीके से हुआ ये। थर्ड केस में तुम्हारा क्या होगा, अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, एक्स एक्स और ये वाई, ऊपर वाई जितना चाहो उतना लंबा बना दो। ये थीटा एंगल पर है, एंगल क्या है, ये है थीटा, ठीक है, चीटा नहीं थीटा। 2-2 ढाई घंटे तक मोबाइल कान पे लगा रहने से ऐसे ही होता है, कुछ का कुछ सुनाई देता है। खाना भी था नहीं सुनाई देता है, खाना खा लिया भी था लिया सुनाई देता है। फिर नहीं सर वो तो बोला ही जाता, था लिया जानबूझ के बोला जाता। अच्छा ऐसा भी है, खाने को थाना कर दिया तुम लोगों ने आजकल। चलो अच्छा, ये यंग जनरेशन है, कुछ का कुछ कर सकती है। ये आर एक्स और ये आर वाई,
अब आर एक्स भी नेगेटिव है इस केस में और आर वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम कुछ नहीं, बस ये माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। तो नोट करो ये। बताओ अगला केस क्या आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। अब ये वेक्टर पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो सब मिटा दिया, ठीक है, सब कुछ भुला दिया और सब कुछ मिटा दिया, और साथी रे वफा का कैसा सिला दिया, और साथी रे मेहनत का कैसा सिला दिया। वफा का बहुत बेहतरीन सिला मिलता है, लोग IAS बन जाते हैं। फिल्मों में होता है ऐसा, रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं बन पाते। ये डिपेंड करता है अपनी मेंटेलिटी पे। मेरा एक स्टूडेंट था, वो इन सब चीज़ों के बाद उसको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी NDA क्रैक करने की। कहता था सर NDA ज़रूर करूँगा चाहे कुछ हो जाए। अरे तुम्हारी बातों में कहाँ आ गया मैं। चलो थीटा क्योंकि उसके साथ ये की सारी कंडीशन हो गई थी। RX मुझसे बोला सर मोटिवेशन दो। मैंने कहा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, बस अपने ही अंदर से कोई चीज़ आती, जब कोई रिजेक्शन हो जाए, कोई हमें रिजेक्ट कर दे, तभी अपने आप एक मोटिवेशन आती है। इंसल्ट कर दे कोई हमारी, तो उसकी बात सुन के एकदम बोला सर, चेहरा तमतमा गया, मतलब उसे कुछ याद आ गया। मैं समझ गया, से कुछ याद आया है। वो बोला सर NDA ज़रूर क्रैक करूँगा चाहे कुछ हो जाए, और आपने मोटिवेशन बहुत ख़तरनाक वाली दी है आज। अच्छा, RX हो जाएगा पॉजिटिव, RY हो जाएगा नेगेटिव, तो ये होगा सेम, बस इतना सा फ़र्क रहा है इसमें, और कुछ फ़र्क नहीं रहा। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हम करते हैं कुछ सवाल। जैसे पहला है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है। अब इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर। क्या है कि ये एक बॉक्स है, इस पर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। तो मैं इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। F कितना है 15 न्यूटन, और एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री, और तुम्हें निकालना है Fx और Fy। करो जरा इसे, करो अपने आप। हो गया? सर मैंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, सवाल लिखने से पहले ही सरेंडर कर दिया था। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। क्रश के ना बोलने पे सरेंडर करते हो? एक बार अगर ना बोल दे तो सर वहाँ कैसे करना सरेंडर? वहाँ तो करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ भी तो मेरे लाल करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। आज तुम ये नहीं करोगे, आज तुमने यहाँ हिम्मत हार दी, तो कल को और तुमने अगर कुछ कर भी लिया तो
फिर वही बात कहूँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा कि तुम्हारा अंगूर कोई लंगूर खाएगा। फिर एंड में कुछ भी कर लो तुम। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यही होगा, कोई सरकारी नौकरी वाला या कोई IITian या कोई नीट क्रैक के वो डॉक्टर ले हुर्र हो जाएगा। तुम बस फिर यही करना कि शादी में बस नरम नरम पूड़ियाँ बांटते रहना। सर मैं तो पूड़ी खाऊंगा, बांटूंगा नहीं। अच्छा, तो जो चाहो वो करो तुम। फिर चलो ये निकालते हैं, यहाँ करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका F cos थीटा। एंगल, जिस कंपोनेंट पे एंगल बनता हो या जहाँ पे जिस कंपोनेंट पे एंगल बनता हो, या एंगल के साइड वाला कंपोनेंट तुम्हारा क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलता है cos थीटा के साथ, और एंगल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये Fy, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये Fx। ठीक है, अब निकाल लो Fx। पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद फिर निकाल लो Fx इक्वल टू F cos थीटा। F कितना है? 15 cos 60। 15 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितना आया? 7.5 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। F कितना है? 15। साइन थीटा, साइन कितना है? कुछ सॉरी, थीटा कितना? 60। साइन 60 डिग्री तो कितना हो गया? 15 इंटू साइन 60 √3/2, 7.5। तो 7.5 इंटू √3/2 न्यूटन, ये हो गया Fy। आसान सवाल है। अभी सिर्फ तुम्हें सिखा रहे हैं कंपोनेंट स्प्लिट करना। सोचो ये सवाल आते हैं एग्ज़ाम में ना, इतने सिंपल सवाल कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ अभी बेस बना रहे हैं, तुम्हारा बेस। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो बच्चे भी 10th से जस्ट 11th में आए हैं उनका बेस क्लियर हो सके, उन्हें हर एक चीज़ का बिल्कुल नॉलेज भरपूर अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चलो इसी में का एक सवाल और कराता हूँ मैं। ये मैंने करा दिया, अगला सवाल नहीं कराऊंगा, वो तुम्हें खुद करना है। एरोप्लेन, और एरोप्लेन के अंदर कुछ याद आया? बहुत से बच्चों को तो एरोप्लेन को सुन के गाना गाने लगते हैं। चलिए, ये एक एरोप्लेन है जिसने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेक ऑफ किया है। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल भी चलो 60 डिग्री ही मान लेते हैं। कितना है? 60 डिग्री। तो मैं इस वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर, और इसने जो लैंड ऑफ किया है, टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ कितने पे किया इसने? थीटा 60 डिग्री के एंगल पर। तो तुम्हें इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होंगे। निकालो जरा भी, फौरन से पहले। हो गया? चलो मैं करता हूँ इसे। मैंने क्या कहा? पहले बनाओ इसके डायग्राम कंपोनेंट के। एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये, एक हो जाएगा इसका कंपोनेंट ये। अब देखो ये कंपोनेंट अलोंग द एंगल है, इस कंपोनेंट पे एंगल बना हुआ है, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दिखाएंगे हम इसे Vx से। ये कंपोनेंट अलोंग द एंगल के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, दिखाएंगे Vy से। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? बस अब तो चीज़ हो गई।
वी एक्स निकालना था तुम्हें और वी वाई निकालना था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वी 200 कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। 200 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 100 कितना आया 100 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वी एक्स। वी वाई कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। बी कितना है 200 साइन थीटा कितना है 60 डिग्री। 200 साइन 60 की वैल्यू √3/2 डिवाइड 100 तो कितना आया 100 √3 किलोमीटर पर आवर। अगला है थर्टी 37 डिग्री पर 15 न्यूटन का एक वेक्टर है। तुम्हें इसे लिखना है इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में। ये फोर्स का ही कोई वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। ठीक है, तुम्हें इसे इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। राइट इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है इसे। लिख दोगे? लिखो, अभी लिखाया है मैंने, जस्ट अभी लिखाया है। याद करो क्या लिखाया था मैंने, है याद? जस्ट अभी कराया है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले। सेकंड केस क्या था वहाँ पे, r इज इक्वल टू माइनस का r cos थीटा आई कैप प्लस का r साइन थीटा जे कैप। ये था r इज इक्वल टू माइनस का r cos थीटा आई कैप प्लस का r साइन थीटा जे कैप। यहाँ दिखता नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। मिटा दूँ तुम्हें ये मिटा देता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, इसको लिखो एफ वेक्टर माइनस का एफ आर की जगह पे क्या है एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस का एफ साइन थीटा जे कैप। तो एफ कितना है, ये एफ का मैग्नीट्यूड 15 कॉस थीटा कितना 37 आई कैप प्लस 15 साइन थीटा कितना 37 जे कैप माइनस का 15 और 37 और 53 वाला ट्रायंगल बहुत ही फेमस होता है। अब तक तो तुम्हें सबको इसकी वैल्यूज़ रट जाना चाहिए कि ये हो गया होगा तुम्हारा 4/5 आई कैप प्लस 15, ये हो गया होगा तुम्हारा 3/5 जे कैप डिवाइड माइनस का 12 आई कैप प्लस का 9 जे कैप। ये हो गया एफ वेक्टर। एक सवाल और करो। ये 8 न्यूटन का फोर्स है जो कि है 45 डिग्री पर। तुम्हें इसके एफ कितना है 8 न्यूटन, एंगल कितना है 45 डिग्री। और ऐसे मत करो, अब कोई थोड़ा सा चेंज कर लो। इसे 45 डिग्री मान लो। ठीक है, तुम्हें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल देना है।
एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल देना है। अब कि थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया इसमें, ठीक है। करो जरा ऐसे, मैंने बताया था कि हर बार एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा आए ज़रूरी नहीं है। कॉस थीटा उस तरफ आएगा जिस तरफ एंगल बना हुआ है, जिस साइड पर एंगल बना हुआ है। तो एंगल किस साइड में बना हुआ है? इस साइड में बना हुआ है एंगल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वाले के साथ, और इसके परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा साइन थीटा के साथ, ठीक है। तो एफ एक्स ये, एफ वाई ये, अब की एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा अब की एफ साइन थीटा। अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ेगी दिखने में, मिटा के मैं इस साइड में लिखता हूँ। एफ एक्स पड़ेगा तुम्हारा, एफ एक्स हो जाएगा अब की एफ साइन थीटा, क्योंकि एंगल देखो एक्स एक्सिस पे नहीं है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, एंगल आपके किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। तो जिसके साथ एंगल होता है वो रहेगा कॉस के साथ, और जिसके उसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा तुम्हारा साइन के साथ। तो एफ एक्स एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है? 8 साइन थीटा, थीटा कितना? 45, 8 इंटू 1/√2, और ये हो जाएगा कंजुगेट कर लोगे जब तो कितना होगा? 4√2 न्यूटन एफ एक्स। और एफ वाई कितना हो जाएगा? अब की एफ वाई आएगा कॉस थीटा के साथ, तो एफ कॉस थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जिधर एंगल बना हुआ है वो कॉस के साथ और उसके परपेंडिकुलर में साइन के साथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कितना है यहाँ पे? एफ है 8, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, तो 8 इंटू 1√2, तो ये हो जाएगा 4√2 न्यूटन। यहाँ एंगल सेम था, 45 डिग्री था। 45 डिग्री का ऐसा एंगल है जिस पे कॉस की और साइन की वैल्यू सेम होती है, इसलिए बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर ये एंगल अगर हम कर देते 60 डिग्री तो देखो बदल जाते हैं, तो कितना हो जाता है ये? साइन 60, तो ये हो जाता √3/2, तो ये हो जाता 4√3 न्यूटन। और यहाँ पर हो जाता फिर कितना? साइन 60 कॉस 60, और ये हो जाता फिर तुम्हारा 4। तो ये मत सोचना कि 4√2 न्यूटन आया तो कैसे भी कर सकते हैं, इसको एफ कॉस थीटा लिख दें और इसको एफ साइन थीटा लिख दें, जैसे हम लिखते चले आ रहे थे अभी तक ना। वो एंगल ऐसा दे दिया था हमने तुम्हें क्वेश्चन में 45 डिग्री की, जिस पर कॉस की और साइन की वैल्यू बराबर होती, इसलिए तुम्हें लग रहा था। अब एंगल चेंज करते देखो 60 डिग्री पर अलग अलग हो गए वैल्यूज इनकी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? चलिए ए वेक्टर दे रखा है तुम्हारा 4i कैप माइनस का 3j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दे रखा है तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नंबर मान लो 6i कैप और माइनस या प्लस 12j कैप, कुछ भी मान सकते हो। चलो अब तुम्हें क्या करना है? मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और दोनों की डायरेक्शन भी निकालना है। चलो डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालो डायरेक्शन? प्लस मान लो इसे अभी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? ये देखो वेक्टर इस समय किस फॉर्म में है? ये वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप की फॉर्म में है। तो मैंने बताया था जब वेक्टर इस तरीके से हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल मेथड के ज़रिए मैंने तुम्हें सिखाया हुआ था ये चीज़, और उसमें एनालिटिकल मेथड को भी जोड़ दिया था साथ में। मैंने जस्ट अभी लेक्चर में जब मैं ये चीज़ स्टार्ट किया था तब मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ मॉड ऑफ ए का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया तुम्हारा ये
16 + 9 25, 25 का रूट 5 आ गया। डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू AY/AX, जस्ट बताई थी अभी। AY कितना है यहाँ पे 3/4। जब भी नंबर न्यूमरेटर में छोटा हो डेनोमिनेटर में बड़ा हो 10 के साथ, तो कौन सा एंगल आता है यहाँ पे 37। क्लियर थी चीज़, समझ में आ गई। ये जो मैंने माइनस का लिखा था, अगर ये माइनस ही रहता तो 360 में से ही घटा दो, कितना बच रहा है, तो एंगल तुम्हारा 323 डिग्री एंगल आ जाता, 323 डिग्री एंगल आ जाता तब तुम्हारा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़ तुम्हें, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिखा सारा। बी वेक्टर देख लो तुम यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 36 और 144 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री नहीं 180 हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू BY, यहाँ BY हो जाएगा BY/BX। अब ये क्या है, बाई की जगह पे है, ये x BY की जगह पे है, ये BX की जगह पे है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/6 tan थीटा 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। क्लियर। आपने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, वेक्टर के कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये कॉन्सेप्ट हमने 2D में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए 3D में पढ़ेंगे। तो अगर कोई वेक्टर 3D में दे रखा हो, ठीक है, एक्स में कुछ आगे, वाई में कुछ ऊपर, जेड में कुछ पीछे, तब क्या होगा, ये सामने, तब वेक्टर कोई वेक्टर 3D में दे रखा हो, तब उसके कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर को लिखना होगा तो लिखेंगे इस तरीके से RX I कैप प्लस RY J कैप प्लस RZ K कैप। इस तरीके से किसी वेक्टर को हम उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू RX I कैप प्लस RY J कैप प्लस RZ K कैप। अगर उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दे रखे हों, अगर किसी वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट दे रखे हों तो उस वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू RX I कैप प्लस RY J कैप प्लस RZ K कैप। ठीक। अब बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, R इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। जिस तरीके से 2D में था उसी तरीके से 3D में हो रहा है, और वेक्टर को लिखने का तरीका जिस तरीके से 2D में था उसी तरीके से 3D में लिख रहे हैं। बस क्या है, Z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से जो कि होता है K कैप, उससे हम Z कंपोनेंट का जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, बस सेम है ये। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ R tan थीटा या tan अल्फ़ा इज इक्वल टू RY ओवर RX। ठीक है, सिंपल एज इट इज, जैसे 2D में था वैसे ही 3D में हो जाएगा, कोई भी डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू एडिशन हुआ है इसका। ठीक है, क्लियर थी चीज़। जैसे किसी वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हों, ए वेक्टर के AX दे रखा हो 5, AY दे रखा हो 3 और AZ दे रखा हो -2, तो उस वेक्टर को इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY
जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ए एक्स कितना है 5, तो 5 आई कैप प्लस ए वाई कितना है 3 जे कैप प्लस ए जेड कितना है माइनस का 2 इंटू के कैप। तो ये हो गया 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। इस तरीके से हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 3D में। मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका mod A इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू है 5, ए वाई कितना है 3 और ए जेड कितना है माइनस का 2। तो कितना हुआ ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4। कितना हुआ 25 और 9 34, 34 और 4 38। ये वैल्यू हो जाएगी। एंगल निकालना हो इसका तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। तो ए वाई कितना है 3 और ए वाई कितना है ए एक्स कितना है 5। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर के कंपोनेंट उसके 3D में अगर वेक्टर दे रखा हो तो उसके वेक्टर कंपोनेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ज़रा उसे अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। जिस तरीके से तुमने एंजल प्रिया का नंबर अपने दिमाग में फिट कर रखा है, मोबाइल में थोड़ी रखते हो नंबर। डैडी मारेंगे, मम्मी चप्पलों से मारेंगी, हाँ, डैडी लठ लिए बैठे होंगे और मोबाइल में रख लिया तुमने नंबर और पता चल गया। तुम क्या करते हो, या रखते हो तो कालू हलवाई करके, मोस्टली नहीं रखते हो, दिमाग में फिट रखते हो। वैसे दिमाग में तुम्हें ये भी फिट रखना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहला है वी में हैव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, in other than x and y डायरेक्शन। ठीक है, क्या है कि x और y डायरेक्शन के अलावा, x y z डायरेक्शन के अलावा हम किसी और डायरेक्शन में भी वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। बट दीज मस्ट बी, शुड नॉट, मस्ट, यहाँ पे लिखना मस्ट, दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलावा हमारे पास कंपोनेंट हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। थोड़ा अटपटा लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर may be greater than magnitude of vector itself, magnitude of vector itself। किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि तुम्हारे ये
एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर होते कंपोनेंट होते हैं इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम ही रहेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये उतार लेनी सारी चीज़, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी हो सकते, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकते हैं ये कंपोनेंट, लेकिन ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ बट, हो तो सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में, लेकिन होना चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार होगा, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर लें, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर लें, तो ये हमेशा कम होगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इतना ध्यान रखें। चलिए इसे नोट करें, टीप लें, इसे उतार लो कॉपी में, टीप लो। गाँव में बोलते हैं टीप लो, यूपी के गाँव, अक्सर गाँव में बोलते हैं कि टीप लो इसे, या बच्चे टीपते होते हैं तो कहते हैं सर जी ये हमारा टीप रहा है, तो वही कर लो इसे, टीप लो। जो मैं बता रहा था कि वेक्टर कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में हो सकते हैं एक्स वाई जेड के अलावा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये थीटा एंगल पर है। तो अब इसका ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा इसका, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, ठीक है। क्लियर। अब इसका हम क्या करें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें इस तरीके से, ऐसे, ये और ये, तो वेक्टर ये कैसे हो जाएगा तुम्हारा, ये वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये थीटा, ये थीटा हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा तुम्हारा, ये आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके लिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए साइन थीटा। अगर हम इसे अलग अलग निकाल के देखें, इसे अलग निकाल लें, ये वेक्टर है इसको अलग निकाल लें, तो देखो ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है, देखा तुम्हें। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल ऐसे है तुम्हारा, बाई डायरेक्शन क्या है तुम्हारी, ऐसे है, लेकिन ये कैसा आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरीके से आ रहा है, यानी बाई डायरेक्शन के अलावा। लेकिन देखो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर होंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। डायग्राम में दिखता भी होगा तुम्हें। जबकि एक्स डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। अभी तक सारे वेक्टर ये देखो, ये क्या था, ये तुम्हारा ऐसे ही था, ये जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आया था वो अलोंग द एक्स एक्सिस था, एक्स डायरेक्शन में था। बट यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से हो गया है, ये अब एक्स की डायरेक्शन में नहीं है। तो जो मैंने कहा था वही तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो हमारे पास जो कंपोनेंट हो सकते हैं वेक्टर के, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर ही रहेंगे। देख लो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। इसको अभी तुमने ऐसे कर टिल्ट किया था, अब इसको ऐसे कर टिल्ट कर लो, यानी कि इसे इस तरीके से कर लो, और ये वेक्टर हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ए वेक्टर एंगल कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। क्या करो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हो गया तुम्हारा ए कॉस थीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, ये हो गया ए साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लो तुम, अगर हम यहाँ पर भी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है इसे निकाल कर अलग निकाल लें, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है, बट
वाई क्या है तुम्हारा, वाई डायरेक्शन ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आया है, तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से है, जबकि एक्स एक्सिस क्या होगी तुम्हारी, ये इस तरीके से होगी, ये एक्स एक्सिस हो गई, और वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा इस तरीके से जा रहा है। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में है, तो यही तो बता रहा था तुम्हें कि एक्स वाई जेड के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी वेक्टर के हो सकते हैं। बस ध्यान ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और ये वेक्टर कंपोनेंट देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको थोड़ा सा अब इसी को रोटेट कर लो, ऐसे करो, टिल्ट कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये वेक्टर हो गया थीटा। एक परपेंडिकुलर तुम्हारा ये ड्रॉप हुआ, एक परपेंडिकुलर तुम्हारा ये ड्रॉप हो गया। ये वाला वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। देखो अगेन ये जो वेक्टर कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड के अलावा किसी और डायरेक्शन में हैं, लेकिन कैसे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हैं। क्लियर, समझ में आई इतनी बात? तो वेक्टर कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में हो सकते हैं एक्स वाई जेड के अलावा, बस वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन चीज़ को टिप लो, डाउनलोड कर लो, टिप लो। डाउनलोड करने से बात ध्यान आई, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में, वहाँ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो उन नोट्स को। जैसे 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 एक है तुम्हारा ये इंक्लाइंड प्लेन या बेज, ठीक है। हॉस्पिटल्स गए हो किसी को देखने, खुद नहीं, हाँ वहाँ देखा होगा स्ट्रेचर को ले जाने के लिए जो स्टेयरकेस होती हैं वो हमारी जैसे हमारे होम्स में जो स्टेयरकेस होती हैं उसकी तरह नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है एक रैंप होता है इस तरीके से सीधा, हाँ। तो वही यही तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ रही है इतनी चीज़? या तुमने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, अक्सर खास करके यूपी में और पश्चिमी यूपी में तो ज़्यादा ही, तुमने एक चीज़ देखी होगी, घर जो होते हैं रोड से थोड़ा ऊपर होते हैं घर, ठीक है। तो अब वो बाइक को चढ़ाने के लिए या बाइक को घर में चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए क्या होता है, एक इस तरीके का रैंप टाइप का बना हुआ होता है, देखा तुमने ये? तो वही चीज़ है ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस पर कोई ये ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ ढंग का नहीं बना है ये, थोड़ा पर इसे ढंग का बनाते हैं। ऐसे बना लो, हाँ अब सही है। ये इंक्लाइंड प्लेन है रखा हुआ, इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक बॉक्स है रखा हुआ, ये थीटा है, एंगल जो बन रहा है प्लेन का वो थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और यह रखा हुआ है एक ब्लॉक
इसका मास देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी कि ज़मीन की तरफ एक्ट करेगा और परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करेगा। हमारा तुम्हारा या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा ज़मीन के परपेंडिकुलर, ज़मीन की तरफ एक्ट करता है, यानी कि इस तरीके से, ऐसे नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक ऐसे। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे भी रखी हुई है तब भी इसका जो वेट होगा वो ठीक ऐसे एक्ट करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है तब इसका वेट भी ऐसे एक्ट करेगा। नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई हो, ऐसे रखी हुई हो, ऐसे रखी हुई हो, ऐसे रखी हुई हो, कैसी भी रखी हुई हो ऑब्जेक्ट, उसका वेट हमेशा ज़मीन के परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। ये ज़मीन इस तरीके से है तो ये ज़मीन के परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, अर्थ के परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। तो अब इसका जो वेट है, मास, इसका वेट जो है ये एक्ट करेगा ज़मीन के परपेंडिकुलरली, जो कि वेट हो गया mg। ये तो पढ़कर आए हो गए 9th क्लास में, वेट का फार्मूला, वेट इज इक्वल टू mg। और वेट क्या होता है? वेट इज़ नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या होता है? कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ खींचती है, उस फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसका वेक्टर कंपोनेंट लेंगे इसके हम। तो अब देखो यहाँ पर ये है, एक तो इसका वेक्टर कंपोनेंट जाएगा ये इस तरीके से, जो कि हो जाएगा, ये एंगल कितना बन रहा है इसका? थीटा, ठीक है। एंगल कितना है? थीटा। और ये हो जाएगा mg cos थीटा। और ये हो जाएगा along द प्लेन, एक होगा along द परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक along द प्लेन। और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ज़रा समझाता हूँ तुम्हें कैसे हुआ ये। देखो ये थीटा, ये एंगल बना 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें छोटा सा एक, ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है, थीटा 90, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से। ये कितना? 90 माइनस थीटा। अब यह पूरा एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो, जैसे 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस का थीटा, कैंसिल। तो ये एंगल आ गया हमारा थीटा, ठीक है। तो अब थीटा कहाँ बन रहा है? ये थीटा इस पे बन रहा है तुम्हारा। तो थीटा का अलग जो कंपोनेंट आएगा इस वेट का, वो क्या रहेगा? कॉस के साथ रहेगा, तो mg cos थीटा। और थीटा का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा इस वेट का, वो हो जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे देखो, एक आ रहा है इस तरीके से कंपोनेंट और एक आ रहा है इस तरीके से कंपोनेंट। इसका दोनों कंपोनेंट कोई सा भी x और y या z डायरेक्शन में नहीं है। ये mg cos थीटा, दोनों में से कोई सा भी कंपोनेंट x या y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि इनके अलावा किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। तो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर इतनी चीज़? इस तरीके से तुम वेक्टर कंपोनेंट करोगे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, क्लास 12th में, या निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, या अभी क्लास 11th में मैकेनिक्स में आगे करके चल के कराऊंगा तुम्हें मैं टेंशन वगैरह के सवाल। तब तुम देखना वेक्टर कंपोनेंट इस तरीके से होंगे, वो एक्स पे जेड डायरेक्शन में नहीं होंगे, लेकिन होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये बात दिमाग में मत रखना कि सिर्फ किसी वेक्टर कंपोनेंट सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ही हों, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे तुम पेड़ की परछाई देखते हो पेड़ की परछाई या पोल की परछाई, शेडो,
क्या वो हमेशा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होती है? वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो परछाई क्या ये कंपोनेंट ही तो बन रहा है उसका, ठीक है। प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं, प्रोजेक्शन। आगे सिखाऊंगा तुम्हें जब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर इतनी चीज़? तो इसे नोट कर लो। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। मैंने देखो गोल में लिखवा दिया है कि टुडेज गोल। आज मैंने गोल में डायरेक्शन, कोसाइन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लामिस थ्योरम भी लिखवा दिया है। बट लेक्चर लंबा होने की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है मैं तुम्हें आज करा सकूं। ये सोच रहा हूँ मैं कि आज के लेक्चर में सिर्फ मैं तुम्हें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही सिखाता हूँ और कुछ नहीं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर का रिजोल्यूशन तो करना सिखा दिया मैंने तुम्हें 2D में, 3D में। अब इनका हम एडिशन और करना सीख लेते हैं वेक्टर का। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम हल्की फुल्की। हमारा लगभग लेक्चर 2 घंटे, 2.25 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में करा दूंगा मैं इस पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर मैं तुम्हें बस बहुत अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा दूंगा जो मेंस के लेवल की होंगी, एडवांस के लेवल की होंगी, और कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी करा दूंगा। और रहा ये जो डायरेक्शन, कोसाइन, पोजीशन वेक्टर और लामिस थ्योरम है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। छोटी सी वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटा सा करीब 40-45 मिनट की वीडियो बन जाएगी। उसमें तुम ये कर लेना, अलग सेपरेट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास ये वेक्टर एक ये है, वही करेंगे हम। अप्रोच लेके चलेंगे, पहले 2D की, फिर 3D में इसे अप्लाई कर देंगे। एक वेक्टर है तुम्हारे पास ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर है तुम्हारे पास ये बी वेक्टर। यह है एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई एक्सिस है ये। और ये वेक्टर है तुम्हारे पास, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो है इसका, अरे गलत बन गया। ये गलत नहीं, मतलब काफ़ी आड़ा तिरछा बन रहा है। कोशिश करते हैं सही बनाने की। चलो अब शायद सही आ जाएगा। सही है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड कर दिया है और इसका ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर। ट्रायंगल मेथड से हमने इसका एडिशन किया है। अब इसके तुम करो वेक्टर कंपोनेंट। पहले ए वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट कर लो। कैसे करोगे वेक्टर कंपोनेंट ए वेक्टर के? सिखाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर तुमने यहाँ से ड्रॉप कर लिया ए वेक्टर की टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पे, और ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पे। अब इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच की ये जो दूरी है एक्स एक्सिस पे, ये इस ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगी, जिसे हम दिखाएंगे ए बेस एक्स से। ऐसे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर लिया एक्स ए वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पे, और ए वेक्टर टेल सी वाला परपेंडिकुलर हमारा ऑलरेडी था ही। तो वाई एक्सिस पे इन दो परपेंडिकुलर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये हो जाएगी तुम्हारी इस ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हम दिखाएंगे ए वाई से। अब इसके बाद हमने क्या किया, सेम बी वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट करेंगे। जैसे एक हमने कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉप बी वेक्टर के हेड से, और एक कर लिया हमने बी वेक्टर की टेल से। अब एक्स एक्सिस पे इन दो परपेंडिकुलर के बीच, ये तो खैर करा हुआ था ही, किया नहीं, तो एक्स एक्सिस पे इन दो परपेंडिकुलर
के बीच की ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाएगी बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स। सेम एज इट इज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो ये क्या हो गया, और ये वाला इसके हेड से टेल से बी वेक्टर टेल से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप था ही ऑलरेडी। बस हमें क्या करना था, बी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था वाई एक्सिस पे, वो हमने कर लिया है। अब वाई एक्सिस पे इन दो परपेंडिकुलर, ये जो दिख रहे हैं, इन दो परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ये हो जाएगी क्या चीज़, बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये बी वेक्टर भी मिटा, ए वेक्टर भी मिटा देता हूँ मैं, और मैं मिटा देता हूँ ये बी वेक्टर भी, ठीक है। और इस ये करने के बाद मैं ये वाला परपेंडिकुलर भी मिटा देता हूँ। बाकी बस तुम्हारा परपेंडिकुलर ये वाला रह गया। तो अब एक चीज़ देखो, अब तुम्हें क्या करना है, आर वेक्टर के कंपोनेंट कर लो। तो आर वेक्टर कंपोनेंट करने के लिए क्या करोगे तुम, आर वेक्टर एक्चुअल में है क्या, पहले दिमाग में अच्छी तरीके से रखना मौजूद, कहीं खो मत देना, ठीक है, कि आर वेक्टर एक्चुअल में ए वेक्टर और बी वेक्टर जो अभी यहाँ पे बनाए थे मैंने, सिर्फ तुम्हें सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने मिटा दिए हैं। तो उन ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर। तो अब तुम क्या करोगे, इस आर वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट करोगे, तो इसके लिए इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ऑलरेडी, इसकी टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, एक्स एक्सिस पे है ऑलरेडी। तो इन दो परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या होगी, आर एक्स हो जाएगी। समझ में आई बात तुम्हें? ये जो है, ज़रा थोड़ी देर के लिए नीचे इसे इतना कर लूँ मैं, तो मत करना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वेक्टर सही तरीके से बन जाए, वेक्टर कंपोनेंट सही तरीके से बन जाए। तो ये हो गया आर एक्स। इसी तरीके से तुम क्या करोगे, ये करोगे आर वेक्टर के लिए, आर वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तुम बाई एक्सिस पे, आर वेक्टर की टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बाई, आर वेक्टर की टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इन दो परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी थे ही ड्रॉन, ये कहलाई हमारी क्या चीज़, ये इस आर वेक्टर का बन जाएगा वाई कंपोनेंट। क्या बन गया, वाई कंपोनेंट। अब ज़रा अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये जो आर एक्स है ये क्या है तुम्हारा, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। अरे वाह, ये तो आज तक हमने सोचा नहीं था इस पर, अब समझ में आया, ये सही है ये। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई जो है तुम्हारा ये क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। क्लियर? यानी कि जो तुम वेक्टर को ऐड कर रहे थे ट्रायंगल मेथड से, जो वेक्टर को तुम ऐड कर रहे थे, फिर उसमें तुमने 90 डिग्री वाला तक तो ठीक था, लेकिन जब किसी और एंगल पे हो रहा था तो एनालिटिकल मेथड यूज़ करके तुमने ऐड कर रहे थे, जो कि पड़ रहा था तुम्हें थोड़ा सा हेक्टिक। अब तुमने जब वेक्टर कंपोनेंट करना सीख लिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख लिया, तब तुम्हें पता चल गया ये तो आसानी से हो सकता है। क्या, दोनों वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट करो और सेम कंपोनेंट को ऐड कर दिया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तुम यहाँ से आराम से, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। लो भाई, हो गया, यही तो है वेक्टर एडिशन, यही तो मैग्नीट्यूड आ रहा है तुम्हारा ये। और ऐसा करना कि हमने क्यों किया, देखो ऐसा करना, इस तरीके से ऐड करना हो जाता है आसान। तुमने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखा था कि जब वेक्टर कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, या उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तब उनका सम या डिफरेंस लेना बहुत आसान है।
और यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर को रिजॉल्व करके सेम लाइन में ले आए, कोलिनियर बना लिया वेक्टर को रिजॉल्व करके, जिससे क्या अब कोलिनियर बना लिया, यानी इस तरीके से बना लिया। अब इस तरीके से हमने क्यों बनाया, क्योंकि इस तरीके से ऐड या करना या सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। अब देखो ax में bx को ऐड करोगे, ay में by को ऐड करोगे, आसानी से ऐड कर दोगे तुम, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, लो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बन गया। तो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले तुमसे कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है एक्चुअल में तुम्हारे लिए वरदान है, ये वरदान बनकर आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा दोस्त है ये, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़। तो अब जब तुम ऐड करोगे वेक्टर को, तो ये चीज़ लिख लो, पहले ये चीज़ लिख लो, डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना के ये लिख लेना। तो वेक्टर का एडिशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर वेक्टर किस तरीके से हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ये, सॉरी इसे ऐसे करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। आर एक्स क्या है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई क्या है ए वाई प्लस बी वाई, लेकिन ये तो है वेक्टर, तो वेक्टर बना लोगे यहाँ पे किस तरीके से, आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी तुमने, ये बन गया। वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी तुमने, लो बन गया वेक्टर ये, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, लो बन गया तुम्हारा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आर एक्स क्या है, आर एक्स तुमने यहाँ से देख ही लिया, यहाँ से आर एक्स तुमने देख लिया क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका निकालना है तुम्हें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे, मैग्नीट्यूड निकालना है अगर तुम्हें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यहाँ लिख के बताता हूँ तुम्हें मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। अब आर एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका ये हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, जो अभी बताई थी वैसी बिल्कुल सेम रहेगी। रिजल्टेंट की, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई क्या है तुम्हारा ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए जेड प्लस बी जेड, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए जेड प्लस बी जेड। इस तरीके से हम दो वेक्टर को ऐड कर लेते हैं 2D में, ठीक है। कर लो इसे नोट। यानी कह सकते हैं एक्स में एक्स वाले को ऐड करोगे, वाई में वाई वाले को ऐड करोगे, जेड में जेड वाले को ऐड करोगे। जब तुम्हारा ये ए एक्स होगा, यहाँ पे जेड नहीं, ए एक्स, कन्फ्यूज़न हो गया, ए एक्स बी एक्स, ठीक है।
तो x में x वाले को, y में y वाले को ऐड करोगे और इसी को ही हम एक्सटेंड कर देंगे 3D में। तो यहाँ से देखो हमने क्या सीखा कि जो वेक्टर ऐड कर रहे थे हम ट्रायंगल ऐड मेथड से या एनालिटिकल मेथड से, उन वेक्टर को हमने पहले रिजॉल्व कर लिया उनके कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट को हमने ऐड कर लिया। और कंपोनेंट को ऐड, ये सब चीज़ हमने इसलिए की क्योंकि कंपोनेंट को ऐड करना डायरेक्टली किसी दो वेक्टर को ऐड करने से ज़्यादा आसान, कन्वीनियंट, सुविधाजनक, ये आसान है हमारे लिए उन वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड कर लेना और कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ये ज़्यादा आसान है करना। इसीलिए हमने इसको ये सारी चीज़ की। और हमने ये कल सीखा था कि कंपोनेंट, ये हमने सीखा है अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि वेक्टर कंपोनेंट का नेट इफेक्ट जो रहता है वो वेक्टर के रूप में हमें दिख जाता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। चलिए इसे मिटाते हैं। ये सब 2D में था, ये सारा 2D में था। अब हमें करना है 3D में। 3D में कैसे करेंगे? 3D में इन 3D आर वेक्टर हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अब कोई वेक्टर है तुम्हारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर को लिख सकते हैं हम इस तरीके से, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो आर वेक्टर हो जाएगा आर एक्स क्या होगा? मैंने बताया था एक्स में एक्स को, या फिर कह लो आई में आई वाले को, जे में जे वाले को, के में के वाले को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। आर वाई हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। और आर जेड हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड के कैप। यह आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका मैग्नीट्यूड। सिंपल मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। तो आर एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। आर वाई क्या है? ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। और आर जेड क्या है? ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। ये मॉड ऑफ आर वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरीके से डायरेक्शन लेना हो अगर हमें इसके, तो डायरेक्शन हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आई तुम्हें? और ये सब दो वेक्टर के लिए नहीं, अगर तीन वेक्टर भी हों तब भी यही होगा, तीन चार वेक्टर हों तब भी इसी तरीके से हम करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब तुम्हें समझाएं, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ तुम्हें, जिससे ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो सकें। एडिशन ऑफ वेक्टर पे हम एक जो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं आसान सिंपल सी, फिर उसके बाद लेक्चर ओवर।
जैसे ए वेक्टर हो तुम्हारे पास, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारे पास 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, और तुम्हें आर वेक्टर निकालना है। पहले तो आर वेक्टर फाइंड करो, फिर तुम्हें क्या करना है, आर वेक्टर के आर एक्स फाइंड करना है, आर वाई फाइंड करना है, आर जेड फाइंड करना है। ठीक है, फिर फाइंड करना है, इसी में ही तुम्हें एक चीज़ और दे देता हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फाइंड करना है आर वेक्टर का डायरेक्शन। एक सवाल से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, ये है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। इस तरीके से वेक्टर को लिखने, इस तरीके से वेक्टर जो लिखा हुआ होता है इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 10k कैप। अब मैंने क्या बताया, आई में आई वाले को ऐड कर लो, जे में जे वाले को ऐड कर लो, के में के वाले को ऐड करो। अब ऐड करने के लिए क्या हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। क्या हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है आई ये क्या है, ए वेक्टर का एक्स में कंपोनेंट, ये क्या है बी वेक्टर का एक्स में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब ये ए एक्स है और ये बी एक्स है। अब देखो दोनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में है, यानी इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। और जब एंगल 0 डिग्री का होता है तब किसी वेक्टर को ऐड हम कैसे करते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जैसे किसी दो नंबर को ऐड करते हैं हम वैसे ही हम ऐड करते हैं। जैसे हमने क्लास 10th तक पढ़ा है, पढ़कर आए होगे, तुमने दो नंबर को ऐड कराओगे, जैसे 2 + 7 कितना 9, सिंपल, वैसे ही तुम इन्हें ऐड कर लोगे। तो 2i कैप और प्लस 6i कैप कितना हो गया, ये हो गया 8i कैप। जैसे 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x होता है, वैसे ही करोगे तुम। यहाँ पे कोएफिशिएंट को ऐड कर लोगे और ये जो है यूनिट वेक्टर इन साथ में ऐसे ही लिख दोगे, जैसे हम करते हैं अलजेब्रा में कि कोएफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं और साथ में जो भी ये होता है वेरिएबल, सेम वेरिएबल, उसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, 2 + 6 8 और यूनिट वेक्टर i है तो i ऐसे लिख दिया। अब ये देखो माइनस का 3j कैप है और ये कितना 7j कैप है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस, तुम्हें मालूम है माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। बट साइन किसका रहता है, आंसर में साइन उस नंबर का रहता है जो बड़ा होता है। नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव साइन रहेगा, और अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो 7 और -3 में देखो 7 और 3 अभी साइन छोड़ दो, कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, तो साइन कौन सा रहेगा यहाँ, और 7 किसके साथ है, 7 पॉजिटिव के साथ है, तो यहाँ क्या रहेगा पॉजिटिव पे 7। और यहीं ऐसा होता है ये प्लस और ये माइनस, तो अब देखो नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है 3 से, और 7 किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता। ठीक है, फिलहाल ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं हम इसे। प्लस का 4j कैप, अब 4k कैप प्लस 10k कैप कितना हो गया, ये 14k कैप। आर वेक्टर ये हो गया। अब जैसे वेक्टर को कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ये हम सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर इससे कंपेयर कर लें तो आर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, एक्स में कंपोनेंट हो जाएगा 8, वाई में हो जाएगा, कंपेयर कर लो ये 4, और जेड में हो जाएगा 14। अब इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट। तो देखो तुम्हें हर बार ये सब चीज़ें नहीं करना है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले आर एक्स कंपोनेंट, फिर आर वाई कंपोनेंट, फिर आर जेड कंपोनेंट निकालोगे, फिर स्क्वायर करके ऐड करोगे।
ये हर बार नहीं करना है तुम्हें। यहाँ तो मैंने सवाल दे रखा था कि तुम्हें एक्स वाई जेड कंपोनेंट अलग अलग रिजल्टेंट का निकाल के दिखाओ, इसलिए मैंने ये कर रहा है। वरना तुम डायरेक्ट जब भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आएगा इनका स्क्वायर डायरेक्ट ये पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 बाई 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। 64 और 16 कितना हो गया, 80 और 196 कितना हो जाता है तुम्हारा ये 276। हाँ इतना ही हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है तुम्हें, tan थीटा आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई क्या है, यहाँ से देखो 4 और आर एक्स कितना है 8। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलिए अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क में, उसका आंसर कमेंट में ड्रॉप कर देना। ऑलरेडी हमारा लेक्चर 2 घंटे हो चुका है, तो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ए वेक्टर है तुम्हारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 7k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारे पास -3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप। तुम्हें क्या करना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें, और पहले तो आर वेक्टर को निकालना है, फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर निकालना है तुम्हें इसमें क्या, थीटा एंगल। आर एक्स आर वाई आर जेड ये मत निकालना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कमेंट में टाइप करके इसका आंसर बताना कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त कर, बाय। और ये लेक्चर नंबर 6 कल मैं लेकर आ रहा हूँ।